मैंने लिखा राम इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है ना। एक नॉर्मल, मैं किसी पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ तुम लोगों को सिखाने के अकॉर्डिंग कि तुम लोग उसको बेहतर तरीके से सीख सको। इतना भी गोरा मत बनाइए रहने, हाँ ठीक है। वेल, अब इसका हिंदी क्या हुआ बेटा? नहीं, राम एक आम नहीं खा रहा है। गॉट इट? ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या हो रहा है इसको पहचानेंगे तभी हम टेंस के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। अच्छा ये बताओ, इसमें काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो जो काम हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे, नहीं ईटिंग का है कहेंगे, भर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? भर्ब, ठीक है। ये कर कौन रहा है? जो करेगा उसको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा अब हमको ये बताओ कि इसमें वो ऐसा कौन सा शब्द है जिसको देखने से ये लगता है कि वो सेंटेंस में दो तीन चीजों को क्लियर करता है। पहला कि सब्जेक्ट एक है कि एक से अधिक है। दूसरा, सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समझते हैं ना। है लगा हुआ है तो प्रेजेंट, था लगा हुआ है तो पास्ट, और फ्यूचर मतलब गा गे गी लगा हुआ है तो फ्यूचर। अगर सेंटेंस के तौर पे कहें तो जो काम अभी हो रहा है वो वर्तमान है, जो हो चुका बीत गया वो पास्ट है, और आगे जो होगा वो फ्यूचर होगा। तो किससे पता चल रहा है? ईच के जगह पे अगर हम वाच कर देते तो था हो जाता, राम और श्याम रहता दो होता तो यहां पे आर हो जाता, राइट। तो ये जो बताता है यानी कि ये जो वर्ब के एक्शन का समय और सब्जेक्ट का पोजीशन बताता है वो क्या होता है? एक्सुलरी वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? एक्सुलरी वर्ब। इसको और भी हम बोल सकते हैं, सपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। सपोर्टिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, ठीक है ना। अब हम तुमको बताएं कि चार मित्र हैं, राम, मोहन, सोहन और दीपक, ठीक है ना। मैंने बता दिया कि राम है, मोहन है, सोहन है, तो पता चल जाएगा दीपक कौन है, राइट। तो उसी तरीके से एक सेंटेंस में चार ही चीज होते हैं, सब्जेक्ट, एक्सुलरी वर्ब, मेन वर्ब यानी ये वाला मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का भी काम बताता हूं। तो मैंने बता दिया राम इज ईटिंग, तो इतना तो निकल गया, राम सब्जेक्ट है, ये एक्सुलरी वर्ब है और ये वर्ब है। तो ए मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी एक आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो वो सेंटेंस हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, आप सेंटेंस को पार्ट वाइज निकाल सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, यानी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन है, एक्सुलरी वर्ब कौन है और वर्ब कौन है, ये पहचान सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट का काम को जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का काम होता क्या है। मैंने कहा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, पढ़ाने का काम हो रहा है। कौन पढ़ा रहा है? मैं सब्जेक्ट हो गया, एम लगा वो एक्सुलरी वर्ब हो गया, और पढ़ाना काम है, टीच वो हो गया वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यानी बिना ऑब्जेक्ट के भी हम सब्जेक्ट मीन सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। जैसे हम आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं नहीं पता चला। आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो पता चल गया मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश। आई एम टीचिंग टू माई स्टूडेंट्स, तो पता चल गया मैं अब इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो किसको पढ़ा रहा हूं? अपने स्टूडेंट्स को। यानी ऑब्जेक्ट में जितने वर्ड्स होंगे, जितने जुड़े होंगे, उतना ही ज्यादा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के काम के बारे में पता चलेगा। यानी जब हम कोई क्वेश्चन आंसर बनाते हैं तो मेरा आंसर जहां पे आता है उसमें मैक्सिमम 90% पार्ट्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट से लिए जाते हैं। गॉट इट? अब रहता आई एम टीचिंग, तो ये बोलने का तो कोई तर्क ही नहीं बनता कि कौन पढ़ा रहा है ना, तो उसमें आंसर में छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी तौर पर एक बेसिक्स था, मतलब समझने का कि सेंटेंस का जब हम संरचना करेंगे तो कैसे बनेगा। अब आते हैं टेंस पे। मैंने कहा है कि मैं 3 क्लास लूंगा, लेकिन मैं 1 क्लास और बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 4 क्लास सिर्फ आप देना, फिर उसके बाद जिसको जो जो जरूरत होगा उस हिसाब से पढ़ेगा। जिसको नरेशन पढ़ना है वो नरेशन पढ़ेगा, जिसको एक्टिव पैसिव पढ़ना है वो एक्टिव पैसिव पढ़ेगा, जिसको प्रीपोजिशन पढ़ना है वो उसके हिसाब से पढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन बेसिक 2 चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, एक टेंस और थोड़ा सा मॉडल्स। मॉडल्स किसको बोलते हैं पता है?
कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर, यूज टू, वोक टू, दीज ऑल आर मॉडल्स। 13 मॉडल्स होते हैं। वेल, तो टेंस कितने तरह का होता है बच्चा सब? कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, और फिर होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि ये तो टेंस के 3 रूप हो गए, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये अभी हो रहा है, ये हो चुका है, बीत गया, और ये आगे होगा। इनके कितने रूप होते हैं? वेरी गुड। पहला क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग कई किताबों में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? वेरी गुड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गुड। उसी तरीके से ये सिंपल पास्ट हो जाएगा और ये सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि टोटल हमारे पास कितने टेंस हैं? 12। मतलब 3 तो मूल हैं, उन सब के 4-4 रूप हैं, तो यानी हमारे पास 12 टेंसेज हैं। यानी कि 12 स्ट्रक्चर्स हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी हम नरेशन और अदर चीजों को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, इसी पर पैसिव वगैरह सब बेस्ड है। ठीक है, इस पे 8 पैसिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। यानी कि टोटल 12 और 8 20 स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर ये तुम सीख लिए तो घर पे बैठ के भी अंग्रेजी अगर चाहो तो मेहनत करके सीख सकते हो। ठीक है, द बेस्ट थिंग टू लर्न दीज थिंग्स। इनको सीखने के लिए आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। लगता है कि बहुत आसान है, बट है नहीं। छोटी छोटी चीजें गलत होती हैं। कल मुझे जब मैं आप लोगों का ड्यूरिंग द ग्राउंड मैंने जब आप लोग से टेस्ट लिया तो मुझे समझ में आया कि आपका बेसिक्स खराब है। बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बेसिक ही खराब है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा खराब होने के लिए बेसिक अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं, आपका बेसिक खराब है। बेसिक को अच्छा करने के लिए आपको इनको सीखना जरूरी है। मेरा काम संसाधन देना है, पढ़ाना है, सिखाना है। मीन बेसिकली सीखना और मेहनत करना आपका काम है। गॉट इट? इसको बाद में भी नोट करना, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अभी से कोई चीज मिस मत करना। देखो अभी एक चीज पहले बता देते, हम क्या करेंगे, एक क्लास में आमतौर पे हम एक दिन में एक ही टेंस पढ़ाते हैं, ठीक है ना, लेकिन चूंकि तुम लोग का वीकेंड क्लास लेंगे तो हम एक दिन में 3 टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो एक एक करके समझो, और ये सबसे टफ पार्ट है, टेंस का सबसे टफ पार्ट है। ठीक है ना, तो इसको देखो, इसको सीखो। पहले देखो, सबसे पहला आता है क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, इसकी पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, क्या लिखा रहेगा? ता है, ते हैं, या फिर ती है। ता है, ते है, ती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लिखा होगा तो हम समझेंगे कि वो सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। देखो एक सेंटेंस के ना 4 मैं यहां पे एक बार फिर से बता, एक सेंटेंस में ना 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इसको मैं अभी मिटा, इसको नोट नहीं करना, मैं ऐसे ही समझा रहा हूं। जैसे मैं पटना जाता हूं, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं पटना जाता हूं। इसमें अगर मैं लिख दूं मैं पटना नहीं जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
अगर इसमें पहले में क्या जोड़ दें तो ये हो जाएगा क्या मैं पटना जाता हूं, तो ये हो जाएगा यस नो इंटरोगेटिव। और अगर मैं इस क्या को ना लिख के यहां पे लिख दूं मैं पटना क्यों जाता हूं, इसको ना लिख के क्यों जाता हूं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। डब्ल्यू एच पे बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ा के मैंने यूट्यूब पे डाला है, पहले इसको सीख लो उसके बाद उसको देखना। दुनिया का जितना प्रश्न बनाने वाले वर्ड्स हैं सबको एक जगह कैलकुलेट करके मैंने लिख दिया, मैंने वीडियो बनाया है, मस्ट वॉच, उसको देखना और बहुत कुछ सीख जाओगे उससे। ठीक है, वेल ऐसे भी दिन भर तो स्क्रॉल करते रहते होगे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह वगैरह, है ना? नहीं, आजकल कुछ नया चला है स्नैपचैट, राइट? हम राइट? चलिए ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? आई विल आस्क दीज थिंग्स। सबसे पहला कौन सा सेंटेंस आएगा? अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इनका जो रूल होता है इनको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? जो काम करेगा, जो काम करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप। इस किसको किसको पता है कि पहला रूप क्या होता है और पांचवा रूप क्या होता है? हाथ उठाओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा। किसको किसको पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है पता? नहीं पता है, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है और यहां पे बहुत सारी गलती होती है। कल मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, इसी पे बेस्ड था। मैं थोड़ा सा वर्ब के बारे में आपको बता देता हूं। देखो, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। जब हम टेंस बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर ये फॉर्म जो होते हैं चेंज करते हैं, जो टेंस के स्वरूप को बताने का मेन काम करते हैं। ठीक है ना? वेल, तो मान के चलो मैंने लिखा टीच। मैंने क्या लिखा? टीच। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। काम है, ये एक्शन है, वर्ब है, पहचान लोगे? ठीक है ना? इसका V2 और V3 तुमको याद करना होगा, टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, ये याद करना हो। कोई कोई डिफरेंट होता है, कोई कोई डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है ना? टीच, टॉट, टॉट। V4 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, V4 में ING जोड़ देते हैं और V5 में एस या ES जोड़ देते हैं। ठीक है ना? तो अगर हम यहां पे बोल दिए V4 लिखने के लिए तो आपको बस टीच में क्या कर देना है? ING जोड़ देना है। ठीक है, और V5 में क्या करना है? एस या ES जोड़ देना है। ठीक है ना? टीचेस। तो ये 5 हो जाएगा, वर्ब 5। अब चीज एक छोटा सा याद रखना। अच्छा, हमको ये बताओ, अभी मैंने पूछा था ये क्या है? ये वर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है? क्या है? आंख से देख सकते हैं बॉयज को, बॉय को। अगर हम इसमें ये है तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन है, यानी कि एक व्यक्ति है, एक के लिए बॉय। अगर इसी को मैंने बॉयज कह दिया, क्या कह दिया? बॉयज, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा, राइट? यानी कि एक से अधिक। जब अगर मैंने बोला बॉय तो यानी एक लड़का, ठीक है, और बॉयज तो यानी एक से अधिक लड़का। अगर इसी को हम, ये तो नाउन है लेकिन वर्ब में ठीक उल्टा होता है। वर्ब अगर मान के लिखा हुआ है, मान लो अभी मैंने बोला था टीच, तो ये टीच अपने आप में प्लूरल है। क्या है? अपने आप में प्लूरल है, यानी कि ये प्लूरल वर्ब है। और अगर इसमें मैंने एस या ईएस लगा दिया तो ये सिंगुलर, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा और ये सिंगुलर, यानी कि जब वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। वर्ब को जब सिंगुलर बनाना होता है तो एस या ईएस लगाते हैं, जबकि नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तब उसमें एस या ईएस लगाते हैं। ठीक नाउन से उल्टा होता है। आ रहा समझ में कि फिर से बताऊं? जल्दी बोलो, फिर से बता देते हैं। देखो, कोई नाउन में अगर एस या एस लगाओगे तभी वो प्लूरल होगा। मैंगोज, मैंगो यानी एक, मैंगोज यानी एक से अधिक। लेकिन जितने एक्शन वर्ब हैं, यानी कि जितने वर्ब हैं, जितने काम है, करना, सोना, खेलना, कूदना, भागना, जितना भी काम है, ठीक है ना,
उन कामों को अगर प्लूरल बनाना है तो वो अपने आप में ही प्लूरल है, यानी कि उनका जो पहला फॉर्म है वो क्या है, प्लूरल है। उनका पहला फॉर्म क्या है, प्लूरल है। ये जो पहला फॉर्म है ये क्या है, प्लूरल है। लेकिन जो पांचवा फॉर्म होगा जिसमें एस या ईएस जोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। गॉट इट? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। वेल, तो मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट, उसके बाद या तो सिंगुलर वर्ब या तो प्लूरल वर्ब, यानी V1 क्या हो गया, प्लूरल वर्ब, और V5 क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। उसके बाद मैंने कहा ऑब्जेक्ट। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वह किताबें पढ़ता है। क्या बोला मैंने, वह किताबें पढ़ता है। पहले तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है, कैसे पहचानेंगे? वेरी गुड, चूंकि इसके अंत में क्या लिखा हुआ है, ता है। मैंने बताया था जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है रहेगा तो वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। अब हम इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमको बोल रहा है रूल कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। V1 होगा कि V5 होगा वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो अब देखो हम सबसे पहले कैसे पता करेंगे कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट तब पता चलेगा जब हम वर्ब फाइंड करेंगे। वर्ब क्या है, पढ़ना। और ये वर्ब पहचानने का एक और तरीका है जिसमें वाक्य का पहचान लगा रहे। जैसे मैंने अभी पहचान बताया, ता है, ते है, ती है। किसी में पहचान बताऊंगा, रहा है, रही है, रहे हैं। किसी में पहचान बताऊंगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ये जो चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, ता है, ते है, जिस वर्ड में जुड़ा रहता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काम क्या हो रहा है। वह किताबें पढ़ रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ना। तो पढ़ना क्या है, वर्ब है। तो ये कौन पढ़ रहा है, वह। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। गुड। और ये क्या हो गया, वर्ब। तो अभी तो हमको इसी से मतलब है, पहले क्या लिखना था, सब्जेक्ट। तो वह के लिए क्या लिखेंगे, पढ़ना का क्या होता है, वर्ब। वर्ब लिखना है हमको, रीड। तो या तो रीड होगा, नहीं तो क्या होगा, या तो रीड होगा या तो रीड्स होगा। अभी पता नहीं है कि हम रीड लिखेंगे कि रीड्स लिखेंगे। उसके बाद बच क्या गया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, बुक। तो हमने लिख दिया बुक्स, क्योंकि यहां तो क्लियर है किताबें हैं एक से अधिक। तो अभी हमने ट्रांसलेशन बनाया ही रीड या ही रीड्स बुक्स, ठीक है ना। पर ये नहीं पता है, श्योर नहीं है कि कहां पे रीड होगा और कहां पे रीड्स होगा। इसको सीखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। अच्छी बात है। देखो हम ना इस तरीके से बना देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, नहीं ज्यादा आसान कर देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या आएगा, जिसमें एक व्यक्ति का बोध हो, जिसमें एक व्यक्ति का बोध हो। तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, ही, शी, इट, राइट, ही, शी, इट, और एनी वन नाउन, और एनी वन नाउन। जैसे बॉय हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गया, कोई एक नाम। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, दे यानी कि वे लोग, वी यानी कि हम लोग, बोथ मतलब भी दोनों होता है, बोथ भी यूज होता है दोनों के लिए, ठीक है। और मोर देन वन नाउन। मोर देन वन नाउन कहने का मतलब क्या हो गया, बॉयज, मेन, एक से अधिक, राम एंड श्याम, ठीक है ना। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक और बच गया सब्जेक्ट हमारे पास, एक नहीं दो, आई एंड यू, जो मूल है, बेसिक, मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। इसमें तो वी आ गया, लेकिन आई और वी को हम अलग रखते हैं। अगर इस तरह से कैटेगरी बना दो ना तो तुमको डू, डज, एस, ई, एस में कभी दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से देख लो, जगह अगर हमको चुनना हो कि V1 लगेगा कि V5 लगेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट देखो तो इनके साथ V5 यानी कि एस या ई एस इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एस या ई एस जोड़ देंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि दे, वी, बोथ और मोर देन वन नाउन यानी एक से अधिक है, यानी काम करने वाला एक से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब का पहला रूप यानी कि एस या ई एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के तौर पर
आई और यू रहे, एकदम अलग से इसको याद कर लो। अगर सब्जेक्ट के तौर पर आई और यू रहे तो ये है तो सिंगुलर, आई क्या है सिंगुलर, यानी आई के साथ तो V5 लगना चाहिए। यू भी सिंगुलर के लिए यूज होता है और प्लूरल के लिए भी होता है, यानी कि तुम भी इसका मतलब होता है और तुम लोग भी होता है, ठीक है ना। सॉरी, तो देखा जाए तो ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी, ये सिर्फ सिंगुलर के लिए, इसीलिए इसमें डिस्प्यूट है, तो इसको हम लोग अलग कर दिए। क्या कर दिए, अलग कर दिए। और इनके साथ याद रखेंगे कि हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको याद कर लो, अब कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहां पे, अच्छा अभी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। बुआ, बुआ कहां, गॉट इट गाइस। अरे मैं वैसे इसका नोट्स दूंगा तुम लोग को, लेकिन नोट कर लो, ठीक है। कहां पे बोलो, आई और यू है, आई और यू, ठीक है। ये एंड लिखा हुआ है, एंड। इतना स्लो राइटर रहोगे तब तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। कोई लिख लिया है ना, मैं आगे दूंगा फिर। अब देखो मैंने कहा था, ये क्या हुआ, हाँ, कि अब बताओ यहां पे ही के साथ रीड होगा कि रीड्स होगा, अब देख के बताओ जो नोट किया हो, क्या होगा, ये क्या है सिंगुलर, क्या है, तो हमको वर्ब भी चाहिए सिंगुलर, इज इट राइट। तो ही रीड्स बुक्स, कोई दिक्कत, पक्का। और लिखूं कुछ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब बताओ काम क्या हो रहा है, बोली ना चाय लाएंगी थोड़ा सा, हाँ हाँ ठीक, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब बताओ कि इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। कौन पढ़ाता है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई के बाद क्या लिखना है, या तो टीच लिखना है या तो टीचेज लिखना है, या तो टीच लिखना है या तो टीचेज लिखना। अब बताओ क्या होगा, टीचेज होगा। कौन गधा बोला, यहां देखो मैंने लिखा था ना, आई और यू के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखो थोड़ा सा, इतना अभी बहुत छोटे बच्चे हो, अभी इतना जल्दी बादाम वादाम खाते हो कि नहीं तुम लोग, रोज खाया करो। देखो आई और यू के साथ क्या बताया मैंने, एस या एस का प्रयोग नहीं करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, आई टीच, समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, पक्का। एक दो और एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। सोनू रोज विद्यालय जाता है। कौन विद्यालय जाता है, सोनू। सोनू एक है कि एक से अधिक है, सोनू। अब इसके बाद क्या लिखना था हमको, वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5। काम क्या हो रहा है, जाना है। जाना का क्या होता है, गो। तो या तो गोनू, सोनू के साथ गो होगा या तो गोज होगा, राइट। तो पहले ये पकड़ लेते हैं कि हम इसके साथ गो लिखें कि गोज लिखें, जल्दी बताओ। क्यों गोज क्यों होगा, क्योंकि सोनू सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है, एक है, इसलिए क्या लिखेंगे, एस या ई एस इसमें जोड़ देंगे। तो सोनू गोज टू, सोनू गोज टू स्कूल, और रोज के लिए एवरीडे या डेली, ठीक है ना, कोई दिक्कत, पक्का। क्या होगा, आगे बढ़े, एक और देते हैं। वे लोग झूठ बोलते हैं, बताओ क्या बनाओगे, जल्दी। वे लोग झूठ बोलते हैं, काम क्या हो रहा है, झूठ बोलना। कौन बोलते हैं, तो दे क्या हो गया, ये दे एक है कि एक से अधिक है, यानी प्लूरल है दे, राइट। तो इनके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करना है ना।
तो हम लिखेंगे दे टेल, यानी कि एस या एस नहीं लिखेंगे, टेल्स नहीं करेंगे, तो दे टेल अ लाई, वे लोग झूठ बोलते हैं। कोई दिक्कत क्या बेटा? स्पीक के ट्रूथ के लिए यूज होता है, झूठ के लिए टेल। वह सच बोलते हैं, वे लोग सच बोलते हैं, तो स्पीक द ट्रूथ। झूठ बोलते हैं तो टेल अ लाई। ठीक है, फ्रेज है बेटा, इट इज अ फ्रेज। ठीक है, अभी यहां पर भी द हो सकता था, सोनू गोज टू द स्कूल डेली, लेकिन अभी वो आर्टिकल की चीजें आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? वेल, अब आते हैं, ये जो सेंटेंस पढ़े थे ये कौन सा सेंटेंस था? सिंपल नहीं, अफर्मेटिव। क्या था? अब पढ़ते हैं नेगेटिव। क्या पढ़ते हैं? नेगेटिव। देखो इसका रूल होता है, सबसे पहले लिखना है तुमको सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में डायरेक्ट वर्ब लिखते थे, यहां डायरेक्ट वर्ब ना लिख के लिखेंगे पहले या तो डू या तो क्या लिखेंगे? या तो डू या तो डज। उसके बाद क्या लिखना है? नॉट। फिर अब वर्ब 1, अब वर्ब 5 की जरूरत नहीं, अब सब जगह वर्ब के पहले रूप को लिखना है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना सेंटेंस में बच जाए पार्ट वो सब लिख देना है। अब मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। मैंने एक सेंटेंस, इधर क्या हुआ? वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। कैसे पता चला कि यह नेगेटिव है? चूंकि इसमें नहीं आ गया, तो हम सब्जेक्ट के मेन रूल के हिसाब से चलते हैं। कौन नहीं बोलती है? वह, तो यानी क्या हो जाएगा? शी। उसके बाद बोल रहा है या तो डू लिखो या तो डज लिखो। अभी हमको नहीं पता तो हम दोनों लिख दिए, डू या डज। फिर उसके बाद क्या लिखना है? नॉट, और बोलना के लिए स्पीक। अब तो हमको एस लगाना नहीं है, क्योंकि सब जगह वर्ब का पहला रूप यूज करना है। उसके बाद इंग्लिश। अब हमारे पास अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम ये नहीं फाइंड किए कि हमको यहां पे डू लगाना है कि डज लगाना है। तो उसको समझने के लिए जहां जहां हम लोग एस या एस जोड़ते थे वहां पे क्या लिखेंगे? डज। और जहां पे एस या एस नहीं लिखते थे वहां पे डू। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लिखना है? डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई और यू के साथ। अब देखिए यहां पर आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है? सिंगुलर। एक है सी, सी के साथ क्या आएगा? यानी डू नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है? पक्का? मैं आपको नहीं जानता। ठीक है, कौन नहीं जानता है? आप, यानी कि सॉरी मैं, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब यहां पे या तो डू होगा या तो डज होगा। हालांकि ऐसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आई और यू के साथ क्या लगाना है? डू। इसलिए इसको नोट करके रखना, हमेशा सही होगा फिर। तो आई डू, उसके बाद क्या लिखना है? नॉट। आई डू नॉट। और जानना का क्या होता है? नो। और आपको यानी कि यू, मैं आपको नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो यू, जिसको हम लोग कॉमनली ऐसे बोलेंगे, आई डोंट नो यू। गॉट इट? पक्का? कोई दिक्कत? अब सच्ची सच्ची बताओ हाथ उठा के कि किसको किसको समझ में आ रहा है। इतनी सुन कैसे उठाते हो? पूरा उठाओ अगर उठाना है तो। पक्का समझ में आ रहा है? तुमको नहीं आ रहा बेटा? क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ? बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर से इसको रिकॉर्ड करके हम वीडियो पे भी डाल देंगे, ठीक है? उसको भी देखना। नहीं, पर्सनल भेजेंगे। वेल, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस में या तो डू लिखना है या तो डज लिखना है। तो मैंने एक तरीका यहां पे बता दिया कि जैसे एस या एस लगाते थे वैसे ही सिंगुलर्स के साथ डज लिखेंगे, प्लूरल्स के साथ डू लिखेंगे, और आई और यू के साथ भी डू लिखेंगे। दैट्स इट। ओके, चलो एक और देखते हैं। अब जो आते हैं उसका है नाम इंटरोगेटिव, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं यस नो इंटरोगेटिव। क्या बोलते हैं?
यानी कि वैसे प्रश्न जिनका जवाब आप हां या ना में दे सकते हैं, वैसा प्रश्न जिसका जवाब आप हां या ना में दे सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे उनमें सबसे पहले क्या लगा हुआ होगा। जैसे क्या आप मुझे जानते हैं, हां या ना। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, हां या ना। क्या आप पटना जाते हैं, हां या ना। क्या आप चाय पीते हैं, हां या ना। लेकिन आप चाय क्यों पीते हैं, कब पीते हैं, कैसे पीते हैं, तो आप हां ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। तो जिनका जवाब हां ना में दिया जा सकता है उसको हम लोग यस नो इंटरोगेटिव कहते हैं। इसका रूल होता है आपको सबसे पहले लिखना है डू या डज। अब आपको पहचानने आ गया कि डू कहां लिखेंगे और डज कहां लिखेंगे, लेकिन ये तो पहचानते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से ना, जो सब्जेक्ट रहता है। तो यानी कि इसमें सब्जेक्ट बाद में आएगा। अभी नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू डज लिखते थे, यस नो में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। कुछ देर देखिए, फिर उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन देना एकदम मस्ट है। क्या बेटा, बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। चलो, थैंक यू। वेल, यस नो क्वेश्चन के फॉर्मेशन को समझ रहे हो? क्या समझे, क्या समझे? बंद करिए सर, बहुत आवाज आ रही है। क्या समझे बताइए जल्दी से। यस नो क्वेश्चंस होते क्या हैं? यस नो क्वेश्चंस होते क्या हैं? वैसे तो फिर एक ही कान है ना, मतलब एक ही। वेल, वैसे कोई वाक्य या सॉरी वैसे कोई प्रश्न जिनका उत्तर हम हां या ना में दे सकें, वैसे कोई प्रश्न जिनका उत्तर हम हां या ना में दे सके, वो यस नो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिनको बनाने के लिए सबसे पहले या तो डू या डज, सिंपल प्रेजेंट में, हर टेंस में नहीं, सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव साइन। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिख दिया, क्या रवि आपको जानता है? इसका जवाब आप दे सकते हैं हां ना में। देखिए तो, क्या रवि आपको जानता है, इसका जवाब हां या ना में दिया जा सकता है। कैसे पहचाने कि ये यस नो क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या लगाओ, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा बात, सेंटेंस पढ़ के भी पता चल जाएगा कि इसका जवाब हां या ना में दिया जा सकता है कि नहीं। अब हमको जो स्ट्रक्चर बोलता है हम वैसे काम करेंगे। स्ट्रक्चर ने कहा कि सबसे पहले डू या डज लिखो, लेकिन डू या डज का पहचान तभी यूज करते हैं जब हमको सब्जेक्ट पता होता है। तो इसमें जानने का काम कौन करता है? आपकी रवि। रवि, तो रवि एक है कि एक से अधिक है? एक है, यानी सिंगुलर है। तो सिंगुलर में डू लिखते हैं कि डज, तो हम क्या लिखेंगे? डज। तो सबसे पहले यहां क्या लिख दिए, कोई दिक्कत? डज रवि हो गया। ठीक है, डज रवि। अब क्या लिखना है? भर्ब। भर्ब क्या है? जानना। तो क्या हो जाएगा? नो। तो डज रवि नो, बच क्या गया? यू, ऑब्जेक्ट। तो डज नो रवि नो यू, क्या रवि आपको जानता है? क्या आप चाय पीते हैं, हां या ना? तो हमको क्या लिखना है? पहले डू या डज लिखना है। तो देख लेंगे कि डू होगा कि डज होगा। तो क्या होगा? वेरी गुड, आई और यू के साथ क्या होगा? डू। ठीक है, तो डू यू, चाय पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या का प्रयोग करते हैं? टेक। तो डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं? गॉट इट? अब क्या होता है कि इसमें कभी कभी नहीं का भी प्रयोग होता है। मान लो अगर हम इसमें बोल दें क्या आप चाय नहीं पीते हैं, क्या बोलेंगे? क्या आप चाय नहीं पीते? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डोंट यू टेक टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डू यू नॉट टेक टी। आपको जो अच्छा लगता है वो प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नोट इट डाउन फास्ट। वेल, अब चौथा जो प्रश्न होता है वो होता है WH प्रॉब्लम। क्या होता है?
यानी जिनका जवाब हम हां या ना में नहीं दे सकते हैं, ऐसे वाक्यों में कब, क्यों, कहां, कैसे और क्या मूल रूप से यही रहते हैं। लेकिन जो WH मैं बता रहा हूं, जिसका वीडियो मैंने बनाया है, उसमें ऐसे 42 वर्ड्स मैंने इंप्लीमेंट यूज किए हैं जिनका प्रयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है। पहले इतना सीख लो, उसके बाद वो सीखना। तो WH का व्हेन यानी कि कब का क्या होता है, क्यों का क्या होता है, कहां का क्या होता है, वेयर, और हाउ का मतलब कैसे का हाउ, और व्हाट। देखो सब में WH है, इसीलिए इसको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि सर क्या तो यहां भी है और क्या तो अभी भी पढ़े, दोनों में क्या अंतर है? उसमें तो व्हाट नहीं लिखे थे, सिर्फ डू डज पहले निकाल दिए थे। तो ये क्या जो यस नो वाला क्या होता है, यानी कि जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, वो क्या सबसे पहले लिखा हो रहता है, यानी सेंटेंस में सबसे पहले लिखा रहता है। लेकिन जब ये WH वाला क्या होगा, तो कभी भी होगा लेकिन सब्जेक्ट से सबसे पहले नहीं होगा, ये सब्जेक्ट के बाद होगा, ठीक है ना। तो जब इसको लिखेंगे, मतलब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमको लिखना है WH, फिर उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह यहां क्यों आती है, वह यहां क्यों आती है, तो आप बनाएंगे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, WH वर्ड। तो हमने क्या लिख दिया, वाई। अब हमको डू या डज चाहिए, तो क्या होगा, ही है, यानी सॉरी सी है, तो सी के साथ डू लगता है कि डज लगता है, वेरी गुड। तो वाई डज सी, और आना का क्या हो गया, कम, और यहां के लिए हियर। कोई दिक्कत अगर इसमें रहता, नहीं रहता, वह यहां क्यों नहीं आती है, तो वाई डजंट सी कम हेयर, या फिर वाई डज सी नॉट कम हेयर, दोनों तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। वे लोग क्या करते हैं, वे लोग क्या करते हैं। देखो इसमें क्या बाद में आया है, अगर ये लोग, ये क्या सबसे पहले होता तो यस नो हो जाता, ये क्या आया है बाद में, सब्जेक्ट के बाद, यानी WH है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट। दे, यानी यू के, आई और यू के साथ क्या लगता है, डू, डू लगता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट डू दे, और करना का भी डू ही होता है, क्या होता है, डू। तो व्हाट डू दे डू, वे लोग क्या करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, पक्का। मैं इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, उसको कर लो, मैं फिर वेडनेसडे को एक क्लास अरेंज करता हूं, ठीक है।